गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किए हैं। आज इसका तीसरा लेक्चर है। आप जीवों में जनन पढ़ रहे हैं। जीवों में जनन दो प्रकार का होता है, अलैंगिक जनन तथा लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन के बारे में आपको समझा दिया गया है। आज जो है लैंगिक जनन के बारे में आपको बताया जाएगा। लैंगिक जनन के अंतर्गत एक से जीव अथवा विपरीत लिंग वाले भिन्न जीवों द्वारा नर तथा मादा युग्मकों का निर्माण शामिल है। तो आप देख रहे हैं कि लैंगिक जनन के अंतर्गत एक से जीव हों या फिर विपरीत लिंग वाले जीव हों, उनका नर और मादा गैमीट का निर्माण होता है। नर और मादा युग्मक का निर्माण होता है और यह युग्मक आपस में मिलकर युग्मनज जाइगोट का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं लैंगिक जनन में नर और मादा गैमीट युग्मक बनेगा और यह युग्मक आपस में मिलकर युग्मनज का निर्माण करते हैं, जिससे आगे चलकर नए जीव का निर्माण होता है। ठीक है, तो लैंगिक जनन में क्या होगा? विपरीत लिंग वाले, ठीक है, एक से जीव आपस में अलग अलग नर और मादा युग्मक का निर्माण करेंगे और यह युग्मक आपस में मिलेंगे, जिससे जाइगोट का निर्माण होगा, युग्मनज का निर्माण होगा और जिससे आगे चलकर नए जीव का निर्माण होगा। ठीक है, यह अलैंगिक जनन की तुलना में एक विस्तृत, जटिल और धीमी प्रक्रिया है। तो आप देख रहे हैं कि अलैंगिक जनन से अगर तुलना किया जाए तो उससे क्या है? विस्तृत है, ठीक है, बड़ा है, जटिल है, कठिन भी है और बहुत स्लो प्रोसेस है, धीमी प्रक्रिया है। ठीक है, अलैंगिक जनन जो है फास्ट प्रोसेस था, लेकिन लैंगिक जनन क्या है? एक अलैंगिक जनन की तुलना में विस्तृत है, जटिल है और धीमी प्रक्रिया है। नर तथा मादा युग्मकों के युग्मन से जो लैंगिक जनन संपन्न होता है, उसके परिणाम स्वरूप जो संतति उत्पन्न होती है वह अपने जनकों के अथवा आपस में भी समरूप नहीं होती है। ठीक है, उसमें आपने पढ़ा था कि समरूप होती है, क्लोन होती है, लेकिन लैंगिक जनन में आप देख रहे हैं कि नर और मादा युग्मक जब आपस में युग्मन करते हैं, मिलते हैं, मिलने के बाद जिससे लैंगिक जनन होगा, ठीक है, लैंगिक जनन के बाद क्या होगा? जो संतान उत्पन्न होंगी वह अपने जनकों के, अपने माता पिता के अथवा खुद आपस में ही समरूप नहीं होती हैं। ठीक है, वो अपने माता पिता के भी जैसी नहीं होंगी एकदम एक्चुअली में, और आपस में भी एक दूसरे में भी समानता नहीं होगी एकदम। थोड़ा बहुत हो सकती है लेकिन बहुत ज्यादा समानता नहीं होती है, केवल ट्विंस को छोड़ के, जुड़वा बच्चों को छोड़ के। पादप, जंतु अथवा फंजाई जैसे वैविध्यपूर्ण जीवों का अध्ययन से पता चलता है कि यद्यपि यह बाह्य आकार की आंतरिक संरचनाओं और शरीर क्रिया विज्ञान में एक दूसरे से अलग हैं, परंतु जब यह लैंगिक प्रजनन के लिए एक दूसरे के निकट आते हैं तब वह एक जैसे पैटर्न अपनाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि पादप, जंतु या फंजाई ये अलग अलग प्रकार के जीव हैं, लेकिन जब इनका आप जो है अलग अलग प्रकार के जीव है, इनका बाह्य आकार की, बाहर से देखने पर इनके लक्षण, आंतरिक इंटरनल स्ट्रक्चर, शरीर क्रिया विज्ञान, यह सब अलग अलग है। लेकिन जब लैंगिक प्रजनन करना होगा, जब लैंगिक प्रजनन के लिए यह एक दूसरे के निकट आएंगे, तब वह एक जैसे पैटर्न को अपनाते हैं। ठीक है, तब वो क्या करते हैं? एक जैसे पैटर्न को अपनाते हैं। यह एक आश्चर्य की बात है। ठीक है ना? तो आप देख रहे हैं कि बाहर से देखने में बाह्य आकार की, आंतरिक संरचना और शरीर क्रिया विज्ञान यह एक दूसरे से अलग अलग है, लेकिन जब लैंगिक प्रजनन के लिए एक दूसरे के निकट आएंगे तो एक जैसे पैटर्न को अपनाएंगे। ठीक है, एक जैसे पैटर्न को अपनाएंगे। यह एक आश्चर्य की बात है। आइए सबसे पहले उन सामान्य विशेषताओं की चर्चा करें जो इन विविध जीवों में सामान्य है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है विशेषताओं के बारे में, कुछ सामान्य विशेषताएं हैं, उनके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा, जो अलग अलग जीवों में पाया जाता है, सामान्य है, कॉमन है, जो अलग अलग जीवों में पाया जाता है। ठीक है, सभी जीव अपने जीवन में वृद्धि की एक निश्चित अवस्था और परिपक्वता तक पहुंचते हैं। तो आप देख रहे हैं कोई भी जीव हो वह अपने जीवन में वृद्धि करता है और वृद्धि करने के बाद एक निश्चित अवस्था पे पहुंचता है
एवं परिपक्वता पर पहुंचता है। ठीक है, तो पहले वह क्या होगा, मैच्योर होगा। कोई भी जीव होगा तो वह मैच्योर होगा, परिपक्व होगा, इसके पश्चात ही लैंगिक जनन कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी लैंगिक जनन जो है कोई भी जीव स्टार्ट में ही नहीं करेगा, पहले वह मैच्योर होगा, परिपक्व होगा, उसके बाद जो है वो लैंगिक जनन कर सकता है। वृद्धि का यह काल किशोर अवस्था की प्रावस्था कहलाती है। ठीक है, मैच्योरिटी जो होती है, ठीक है, तो वृद्धि जब करता है, वृद्धि का यह काल जो है उसको क्या कहते हैं, किशोरावस्था कहते हैं। किशोरावस्था की प्रावस्था कहलाता है। ठीक है, पादपों में यह कायिक प्रावस्था कहलाता है। ठीक है, जीवों में किशोरावस्था की प्रावस्था कहलाता है और पौधों में कायिक प्रावस्था कहलाता है। यह प्रावस्था विभिन्न जीवों में अलग अलग अवधि की होती है। ठीक है, तो आप देखें वृद्धि का यह काल अलग अलग जीवों में अलग अलग टाइम पीरियड का होता है, अलग अलग अवधि की होता है। किशोरावस्था, कायिक प्रावस्था। ठीक है, किशोरावस्था जो है जीवों में, जंतुओं में, कायिक प्रावस्था पौधों में, ठीक है, की समाप्ति ही जनन प्रावस्था का आरंभ है। किशोरावस्था समाप्त होगा, फिर कायिक प्रावस्था समाप्त होगा, उसके बाद जो स्टार्टिंग होगी उसी को क्या कहते हैं, जनन प्रावस्था का प्रारंभ करते हैं। जनन प्रावस्था यहाँ से स्टार्ट होगी। इस प्रावस्था को उच्च पादपों में आसानी से तब देखा जा सकता है जब उनके पुष्प आने लगते हैं। ठीक है, तो अगर उच्च पादपों में देखना है कि कब इनमें जनन प्रावस्था का स्टार्ट होगा, कब इसमें जनन प्रावस्था स्टार्ट होगी, तो उच्च पादपों में आपको देखना है। तो आप कब से जानेंगे, जब उसमें देखेंगे कि आप उसमें पुष्प लगने लग रहे हैं, उसमें फूल आने लग रहे हैं, पुष्प आ गए, इसका मतलब अब वह जो है जनन प्रावस्था का उसमें स्टार्टिंग हो गई है। ठीक है, गेंदा, धान, गेहूं, नारियल, आम आदि पेड़ों पर पुष्प लगने में कितना समय लगता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इनमें अलग अलग समय लगता है पुष्प। ठीक है, किसी में पहले लग जाता है, किसी में काफी समय बाद लगता है, आम में 5 साल में लगता है, इसी तरह नारियल का समय है, सबका एक अपना समय होता है। कुछ पादपों में पुष्पीकरण 1 से अधिक बार होता है। ठीक है, तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें फूल जो है 1 से अधिक बार लगता है, साल में कई बार लगते हैं। ठीक है, तब इस अंतर पुष्पन की अवधि को क्या कहेंगे। ठीक है ना, तब ये जो पुष्प बार बार निकल रहे हैं, जो गैपिंग उसमें क्रिएट हो रहा है, जो समय का डिफरेंस है, उसको क्या कहेंगे, किशोरावस्था कहेंगे या वयस्कता कहेंगे। ठीक है, क्योंकि फूल लगते ही किशोरावस्था समाप्त हो जाता है। ठीक है, जनन स्टार्ट होते ही, ठीक है, व्यस्त, तो उसको क्या कहेंगे। ठीक है, फूल लगा फिर खत्म हो गया, तो उसको फिर किसमें ले जाएंगे, किशोरावस्था में चले जाएंगे कि वयस्कतावस्था में कहेंगे। ठीक है, तो किसमें कहेंगे, वयस्कतावस्था में कहेंगे, क्योंकि एक बार स्टार्टिंग हो गया तो किशोरावस्था समाप्त हो गया। अपने क्षेत्र में लगे कुछ वृक्षों का निरीक्षण करो। क्या प्रतिवर्ष इन वृक्षों पर उसी माह में पुष्प लगते हैं जिस माह में पिछले वर्ष लगे थे। ठीक है, तो आप जो है अपने अगल बगल जो है अपने बागीचों में वृक्षों को देखेंगे तो सबका एक टाइम पीरियड होता है, एक फिक्स टाइम होता है, वह उसी मौसम में, ठीक है, उसमें पुष्प लगना शुरू होता है। ठीक है, हमेशा नहीं पुष्प लगता है, उसमें सबका एक टाइम होता है। क्या आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि आम, सेब, कटहल आदि जैसे फल मौसमी होते हैं। ठीक है, क्योंकि उनमें मौसम के अनुसार, आप सीजन जानते हैं कि यह सीजन है, हाँ इसमें आम लगेगा। ठीक है, तो सब यह सब क्या है, मौसमी है, मौसम के आधार पर सीजनल है। ठीक है, क्या आप क्यों सोचते हैं, ऐसा आप क्यों सोचते हैं कि आम, सेब, कटहल आदि जैसे फल मौसमी होते हैं, क्योंकि उनके मौसम के अनुसार उसमें फल लगते हैं। क्या कुछ पादप ऐसे भी हैं जिनमें वर्ष भर पुष्पीकरण होता है। ठीक है, तो कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें वर्ष भर पुष्पीकरण होता है तथा कुछ में मौसम के आधार पर पुष्प निकलते हैं। ठीक है, तो कुछ प्लांट ऐसे भी हैं जो मौसम के आधार पर पुष्प निकलते हैं। ठीक, पादप वार्षिक तथा द्विवार्षिक किस्मों की होती हैं। ठीक है, पौधे जो है कुछ 1 वर्ष वाले होते हैं और कोई 2 वर्ष वाले होते हैं, और यह सभी स्पष्ट कायिक जनन तथा जीर्यमान प्रावस्थाओं को प्रदर्शित करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि पौधे जो है कोई 1 वर्ष ही होता है, कोई 2 वर्ष का होता है, और उसी समय में क्या शो करते हैं, कायिक, जनन और जीर्यमान प्रावस्थाओं को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, 1 वर्ष में कोई शो कर देगा, कोई 2 वर्ष में करेगा, लेकिन परंतु बहुवर्षीय जातियों में इन प्रावस्थाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना कठिन है।
जो बहुवर्षीय जातियां हैं, जो कई वर्षों तक जिंदा रहती हैं, उनमें जो है कायिक, जनन, जीर्यमान प्रावस्थाओं को परिभाषित करना कठिन होता है। ठीक, कुछ पादप असामान्य रूप से पुष्पीकरण की क्रियाविधि को प्रदर्शित करते हैं। कुछ पौधे ऐसे भी हैं जिनमें पुष्पीकरण की क्रिया क्या होती है, असामान्य होती है। ठीक है, कुछ पादप असामान्य रूप से पुष्पीकरण की क्रियाविधि को प्रदर्शित करते हैं। इनमें से कुछ जैसे बांस की जाति के पादप अपने पूरे जीवन काल में सामान्यतः 50 से 100 वर्षों के बाद केवल एक बार पुष्प पैदा करता है। अब देखिए, ध्यान देने वाली बात है, बांस का जो पौधा होता है, बांस की जाति के पादप जो होते हैं, वो अपने पूरे लाइफ स्पेन में, अपने पूरे जीवन काल में, उनका जीवन काल लगभग 50 से 100 वर्ष का होता है, तो उसमें केवल एक बार जो है पुष्प पैदा करेंगे बांस का जाति का, जिसके परिणाम स्वरूप एक बड़ी संख्या में फल उत्पन्न करेंगे और मर जाते हैं। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप वह एक बड़ी संख्या में फल उत्पन्न करेंगे और मर जाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि बांस की जातियां जो हैं, वह अपने जीवन वर्ष में 50 से 100 वर्ष का जीवन काल है, उसमें एक ही बार वह पुष्प पैदा करेंगे और पुष्प बनने के बाद बड़ी संख्या में फल बनेगा और उसके बाद वह बांस सूख जाएगा। ठीक है, मर जाते हैं। एक अन्य पादप, ठीक है, एक दूसरा पौधा देखते हैं, स्ट्रोबिलैंथस, ठीक है, कुनियाना, स्ट्रोबिलैंथस कुनियाना, जिसको नीला कुरंजी कहते हैं। यह 12 वर्षों में एक बार पुष्प उत्पन्न करता है। ठीक है, हर 12वें वर्ष जो है यह फूल देता है। 12 वर्ष में केवल एक बार पुष्प उत्पन्न करता है। स्ट्रोबिलैंथस कुनियाना, नीला कुरंजी। आप में से अधिकांशतः यह जानते होंगे कि इस पादप ने सितंबर-अक्टूबर 2006 के दौरान इतने पुष्प पैदा किए, जिसके परिणाम स्वरूप केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु के पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क के किनारे पर पुष्पों का कालीन सा बिछाई दिखाई दिया। ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं कि 2006 में यह नीला कुरंजी जो है पुष्प दिया था, जिसके कारण इतने सारे पुष्प हुए थे कि सड़क के किनारे केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु पहाड़ी क्षेत्रों में पूरा पुष्प बिछ गया था, पुष्प का कालीन बिछ गया था। ठीक है, फिर 12 साल बाद हुआ होगा, 2018 में हुआ होगा, फिर 12 साल बाद होगा ऐसा। ठीक है, जिस दृश्य से सैलानियों की एक बहुत बड़ी संख्या इनकी ओर आकर्षित होती है। ठीक है, जिसके कारण बहुत लोग उसको देखने जाते हैं। अधिकतर प्राणियों की किशोरावस्था की समाप्ति उनके प्रजनन व्यवहार के पूर्व उनकी शारीरिक और आकारिकी में बदलाव से प्रकट होती है। ठीक है, तो अधिकतर प्राणियों की किशोरावस्था की समाप्ति कैसे जानेंगे? उनके बिहेवियर में चेंज होगा, उनके प्रजनन व्यवहार के पूर्व उनके शारीरिक आकारिकी में बदलाव प्रकट होगा। ठीक है, किशोरावस्था की समाप्ति, ठीक है, समाप्ति होगी तो क्या होगा? उनके शारीरिक और आकारिकी में बदलाव प्रकट होगा। विभिन्न जीवों में जनन प्रावस्था की विविध अवधि की होती है। तो अलग अलग जीवों में जो जनन प्रावस्था का समय है वह अलग अलग होता है। क्या आप मानव में पाए जाने वाले परिवर्तनों की सूची तैयार कर सकते हैं जिनसे जनन परिपक्वता का पता लग सके? ठीक है, तो आपको क्या आप चार्ट बना सकते हैं जिससे मानव को यह बताया जा सके कि यह जनन परिपक्वता इनका हो गया है? तो इसको डिस्कस जो है हम अगले चैप्टर में करेंगे जब मानव जनन बताएंगे। प्राणियों में उदाहरणार्थ पक्षी क्या वर्ष भर अंडे देते हैं? ठीक है, जो पक्षी होते हैं क्या वो वर्ष भर अंडे देते हैं? नहीं, वह वर्ष भर अंडे नहीं देते हैं, वो अपने मौसम में अंडे देते हैं। वो मौसमी है, सीजनल ब्रीडर हैं। ठीक है, क्या यह किसी मौसम से संबंध घटनाक्रम है? तो हाँ, यह मौसम से संबंध घटनाक्रम है। यह वर्ष भर अंडे नहीं देते हैं। मेढक और छिपकलियों में यह प्रक्रिया कैसे होती है? ठीक है, आप देखेंगे कि प्रकृति में रहने वाले पक्षी केवल विशेष मौसम के आने पर ही अंडे देते हैं। ठीक है, तो आप जो है देखेंगे कि यह जो पक्षी हैं, यद्यप देखें यहाँ पर मेढक और छिपकली में यह प्रक्रिया कैसे होती है। आप देखेंगे कि प्रकृति में रहने वाले पक्षी केवल विशेष मौसम के आने पर ही अंडे देते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं पक्षी जो है जो प्रकृति में रहता है, ठीक है, कोई इसको पाला नहीं है, वो नेचर के हवाले है, नेचर में रहा, प्रकृति में है,
तो उसमें अंडे जो है एक मौसम में आएगा, जब उसका सीजन आएगा तभी वो अंडे देगा, वर्ष भर अंडे नहीं देगा। ठीक है, लेकिन जिन पक्षियों को आप पाले हैं, यद्यप संरक्षण में रखे जाने वाले पक्षी, जैसे कुक्कुट फार्म, मुर्गा जहाँ पाला जाता है, मुर्गी फार्म, ठीक है, संरक्षण में रखे जाने वाले पक्षी जैसे कुक्कुट फार्म में वर्ष भर अंडे देने की क्षमता उत्पन्न की जा सकती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि पोल्ट्री फार्म में, कुक्कुट फार्म में, ठीक है, पक्षियों से वर्ष भर अंडे उत्पन्न किया जाता है, क्योंकि उनको दवा दिया जाता है, इंजेक्शन दिया जाता है। ठीक है, वह मौसम के, वह प्रकृति के हिसाब से नहीं चलते हैं, उनको आर्टिफिशियल दिया जाता है, हार्मोन दिया जाता है, जिसके कारण वह वर्ष भर अंडे देते हैं। ऐसे मामलों में अंडे देने का कार्य जनन क्रिया से संबंधित न होकर, ठीक है, वहां पे अंडे देना जो है उसके जनन से संबंधित नहीं है, इसकी बड़े पैमाने पर व्यापार के लिए उत्पत्ति है। ठीक है, अंडे देना किससे संबंधित हो जाएगा? व्यापार से संबंधित हो जाएगा, जनन से संबंधित नहीं होगा, जो मात्र मानव कल्याण ही कहा जा सकता है। ठीक है, तो वह अंडे देना, बहुत ज्यादा अमाउंट में अंडे पैदा कराना, वह किसके लिए होता है? मानव कल्याण के लिए होता है, अंडे खाने के लिए होते हैं। ठीक है, वो जनन से संबंधित नहीं होते हैं। लेकिन जो नेचर के हवाले हैं, प्राकृतिक रूप से हैं, वो उनके अपना केवल विशेष मौसम के आने पर ही अंडे देते हैं, और अंडे देना किससे संबंधित होता है? उनके जनन से संबंधित होता है। अब आप देखें, जनन प्रावस्था के दौरान अप्रास्तनी मादा के अंडाशय की सक्रियता में चक्रिक तथा सहायक वाहिका और हार्मोन में परिवर्तन आने लगते हैं। अब आप देखिए ध्यान से, जनन प्रावस्था के दौरान जो अप्रास्तनी मादा है कि अंडाशय की सक्रियता में, उसका अंडाशय क्या होगा? सक्रिय हो जाएगा, और उसमें क्या होगा? चक्रिक तथा सहायक वाहिका और हार्मोन में परिवर्तन आने लगते हैं। ठीक है, नॉन प्राइमेट स्तनधारियों जैसे गाय, भेड़, चूहा, हिरन, कुत्ता, चीता आदि में जनन के दौरान ऐसे चक्रिक परिवर्तन देखे गए हैं। इन्हें मध चक्र, ओएस्ट्रस साइकिल कहते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं जो नॉन प्राइमेट्स हैं, प्रास्थनी हैं, उनमें क्या होता है? एक ओएस्ट्रस साइकिल होता है, मध चक्र होता है, उनके अंडाशय की सक्रियता होती है। ठीक है, हार्मोन में परिवर्तन होने लगते हैं। जबकि जो प्राइमेट्स हैं जैसे बंदर, एप्स, मनुष्य में यह ऋतुस्राव चक्र कहलाता है। ठीक है, जो प्राइमेट्स है उसमें क्या कहेंगे? ऋतुस्राव चक्र कहेंगे। ठीक है, जो कि नॉन प्राइमेट्स है उनको क्या कहेंगे? मध चक्र कहेंगे, मध चक्र कहेंगे। ठीक, अधिकांश स्तनधारियों, विशेषकर जो प्राकृतिक रूप से वनों में रहते हैं, अपने जनन प्रावस्था के दौरान अनुकूल परिस्थितियों में ऐसे मध चक्रों का प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, तो जो स्तनधारी वनों में रहते हैं उनमें यह मध चक्र हमेशा नहीं आएगा। ठीक है, यह जनन प्रावस्था कब आएगा? जब अनुकूल होगा। ठीक है, सारी परिस्थितियां अनुकूल होंगी, उस समय यह मध चक्र प्रदर्शित होगा। इसी कारण इन्हें ऋतुनिष्ठ अथवा मौसमी प्रजनक कहते हैं। ठीक है, इसीलिए उनको क्या कहेंगे? ऋतुनिष्ठ कहेंगे, ऋतुओं के अनुसार, या मौसमी प्रजनक, सीजनल ब्रीडर कहते हैं। अधिकांश स्तनधारी अपने पूर्ण जनन काल में जनन के लिए सक्रिय होते हैं। ठीक है, तो अधिकांश स्तनधारी ऐसे हैं जो अपने पूरे जीवन काल में जनन के लिए सक्रिय होते हैं। इसी कारण इन्हें सतत प्रजनक कहते हैं। अपने पूरे जीवन काल में वो जनन के लिए सक्रिय रहेंगे, तब इन्हें क्या कहेंगे? सतत प्रजनक कहते हैं। ठीक है, इस तथ्य से सभी परिचित हैं कि हम सभी आयु में बढ़ते हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं कि सभी लोग क्या होते हैं? आयु में बढ़ते हैं। यदि हम लंबी आयु तक जीवित रहें, परंतु वृद्ध होने का क्या अर्थ है? ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं कि सभी लोग आयु में बढ़ते हैं। ठीक है, और यदि हम लंबी आयु तक जीवित रहे, परंतु वृद्ध होने का क्या अर्थ है? प्रजनन आयु की समाप्ति को जीर्णता या वृद्धावस्था के मापदंड के रूप में माना जा सकता है। वृद्धावस्था कब कहेंगे? जब प्रजनन आयु की समाप्ति हो जाए, प्रजनन करने की क्षमता समाप्त हो जाए। प्रजनन आयु की समाप्ति को जीर्णता या वृद्धावस्था के मापदंड के रूप में माना जा सकता है। शरीर में जीवन की अवधि के अंतिम चरण में सहवर्ती परिवर्तन। ठीक है, शरीर में जीवन की अवधि के अंतिम चरण में, जब शरीर अपने अंतिम चरण में पहुंचता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है?
उपापचयों का मंद गति से होना, जो मेटाबॉलिज्म है, जो भोजन का पचना है, श्वसन है, तो यह सारी क्रियाएं जो क्या होती हैं, स्लो हो जाती हैं। उपापचयों के मंद गति से होने लगते हैं। वृद्धावस्था अंततः मृत्यु तक ले जाती है, और एक समय ऐसा आता है जब यह बंद हो जाती हैं। ठीक है, तो वृद्धावस्था अंततः कहाँ समाप्त होती है, मृत्यु तक ले जाती है। ठीक है, पादप तथा प्राणियों दोनों ही में तीनों प्रावस्थाओं के बीच संक्रमण के लिए हार्मोन उत्तरदायी माने गए हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि पौधों में और प्राणियों में यह जो तीनों प्रावस्था है, वृद्धावस्था, वयस्कावस्था और किशोरावस्था, इन तीनों के लिए क्या कौन जिम्मेदार है, हार्मोन। इन तीनों के लिए जिम्मेदार कौन है, हार्मोन जिम्मेदार है। पादप तथा प्राणी दोनों में तीनों प्रावस्थाओं के बीच संक्रमण के लिए हार्मोन उत्तरदायी माने गए हैं। हार्मोन तथा कुछ विशेष पर्यावरणीय कारकों के बीच परस्पर क्रियाएं जीवों के जनन क्रियाओं तथा व्यवहारिक अभिव्यक्तियों को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि व्यवहारिक अभिव्यक्तियों को कौन कंट्रोल करता है, जनन क्रिया, और व्यवहारिक अभिव्यक्तियों को कौन कंट्रोल करता है, हार्मोन और कुछ विशेष पर्यावरणीय कारक। हार्मोन और कुछ विशेष पर्यावरणीय कारक ही जीवों में जनन क्रियाओं और व्यवहारिक अभिव्यक्तियों को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, अब जो है लैंगिक जनन की कुछ घटनाओं के बारे में आपको बताया जाएगा कि लैंगिक जनन में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। परिपक्वता अवस्था प्राप्त करने के पश्चात सभी लैंगिक जनन करने वाले जीव कुछ घटनाएं और प्रक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, परिपक्वता अवस्था प्राप्त करने के पश्चात जब मैच्योरिटी आ जाएगी तो सभी लैंगिक जनन करने वाले जीव कुछ घटनाएं और प्रक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जिनमें महत्वपूर्ण मूलभूत समानता होती है, जिनमें आपस में क्या होती है, कुछ फंडामेंटल इक्वलिटी होती है, मूलभूत समानता होती है। यद्यपि लैंगिक जनन से संबंध संरचनाएं जीवों में एकदम भिन्न होती हैं। अगर लैंगिक जनन से जुड़ी हुई संरचनाएं देखा जाए तो एकदम भिन्न होती है, परंतु विस्तृत और जटिल होने के बावजूद जीवों में लैंगिक जनन की घटनाएं एक नियमित क्रम का अनुपालन करती हैं। ठीक है, तो अगर इसमें लैंगिक जनन से संबंध संरचनाएं जीवों में एकदम क्या होंगी, भिन्न होंगी, लेकिन अगर इनको विस्तृत और जटिल है, लेकिन इसके बावजूद भी उनमें एक क्रम पाया जाता है, एक नियमित क्रम का वो पालन करती हैं। लैंगिक जनन एक प्रजाति के नर और मादा द्वारा उत्पन्न युग्मक के युग्मन, ठीक है, अथवा युग्मनज निषेचन या भ्रूणोद्भव द्वारा विशिष्टकृत होता है। ठीक है, लैंगिक जनन जो है वह एक प्रजाति के नर और मादा द्वारा उत्पन्न युग्मक के युग्मन, ठीक है, उनके जाइगोट बनाने को युग्मनज निषेचन भ्रूणोद्भव द्वारा विशिष्टकृत होता है। ठीक है, अब यह एक बड़ी प्रक्रिया है। सुविधा के लिए क्रमबद्ध घटनाओं को तीन भिन्न भिन्न अवस्थाएं, निषेचन पूर्व, निषेचन तथा निषेचन पश्चात में विभक्त किया गया है। ठीक है, आपको अच्छे तरीके से यह समझ में आए इसके लिए इसको तीन भागों में बांट दिया गया है कि निषेचन से पहले क्या होता है, निषेचन के समय क्या होता है और निषेचन के बाद क्या होता है। ठीक है, तो यह तीनों चीजों को आपको बताया जाएगा। अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।